नमस्कार दोस्तों। दोस्ती दोस्ती माँ बाप के बाद अगर किसी पे कोई अगर विश्वास कर सकता है तो एक दोस्त पर ही विश्वास कर सकता है। आज की कहानी दोस्ती के नाम पर एक कलंक। एक दोस्त जिस पे ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। एक ये भी कहा जाता है कि दोस्ती में दोस्त खुदा होता है, लेकिन जब दोस्ती तब पता चलती है जब दोस्त जुदा होता है। 12 सितंबर 2017, बेंगलोर का उल्लाल नगर इलाका। आज का जो राज्य है कर्नाटक का जो राजधानी है बेंगलोर में उल्लाल नगर के आईटी ऑफिसर, इनकम टैक्स अधिकारी पी निरंजन कुमार का इकलौता लड़का, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर का छात्र था। जब वह इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया था तो उसके पापा ने उसको रॉयल एनफील्ड बुलेट गिफ्ट में दी थी, क्योंकि अब वो 18 साल से ऊपर हो गया था। उसने कहा था, पापा जब मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो आप मुझे बुलेट ला कर दोगे। ऐसे में उसके पापा द्वारा उसको बुलेट ला के दी जाती है। अमूमन देखा यह जाता है जब किसी को कोई नया गिफ्ट या कोई अच्छी चीज़ मिलती है या महंगी चीज़ मिलती है तो वो अपने दोस्तों को सबसे पहले बताता है। ऐसे में वो बिजी था, पढ़ाई में बिजी था, क्योंकि उनका जो लड़का था शरद, वो बहुत ही होनहार था, पढ़ने में बहुत ही कोशाग्र था, तेज तर्रार था। और जब उसको पापा द्वारा गिफ्ट बुलेट मिली तो जब उसको टाइम मिला तो अपने दोस्तों को बुलेट दिखाने के लिए घर से बताकर 6:10 पर 12 सितंबर 2017 को निकला। जब वो घर से निकल रहा था तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर वापस आ जाना। तो उसने कहा कि माँ, मैं बहुत जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद जब 7:30 बज गया और वो घर वापस नहीं आया तो उसकी माँ उसे बार बार कॉल करने लगी, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में उधर से एक ऐसा मैसेज आता है जो उसकी माँ का चिंता और अधिक बढ़ा देता है। उसकी मैसेज ये आता है कि मैं 10:30 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब मैसेज को शरद की माँ ने पढ़ा तो उनकी गुस्सा, उनका डर, उनका भय और भी ज़्यादा बढ़ गया। ब्लड प्रेशर टाइप का जैसे बढ़ता है, उलझन टाइप की जैसे होती है, वैसा ही उनके अंदर होने लगा। क्योंकि हमेशा शरद कभी भी जब कोई मैसेज करता था तो उसमें अम्मय शब्द का जरूर लगाता था, लेकिन ये जो मैसेज आया था उसमें अम्मय शब्द नहीं लगा था। तो उनको ये शंका होने लगी कि ये मैसेज किसी अन्य व्यक्ति ने किया है। तो उन्होंने उसके एवज में दूसरा मैसेज शरद के मोबाइल पर भेजा कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, न तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारे पापा से कर दूंगी और नहीं तो मैं ये कह दूंगी कि तुम कहीं गायब हो गए हो। तो थोड़ी देर बाद फिर ये जब फ़ोन मिला रही थी तो उधर से एक वीडियो इनके मोबाइल पर आता है। जब ये वीडियो को अपलोड करती हैं और देखती हैं तो उसमें शरद ये कह रहा था कि माँ, मुझको इन लोगों ने किडनैप कर लिया है, आप इनको 50 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही ख़तरनाक हैं और ये लोग हमारी बहन को भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने इनको 50,000 रुपये नहीं दिए तो ये हमको मार देंगे और फिर हमारी बहन को भी मार देंगे। बस ये वीडियो देखने के बाद शरद की माँ ज़ोर ज़ोर से श्री पी निरंजन कुमार, जो कि उनके पति थे, उनको बुलाने लगती हैं। पी निरंजन कुमार भी ये जब वीडियो देखते हैं तो दोनों लोग डर जाते हैं। घर में एक इनकी बहन भी थी जो वो भी बहुत डरी सहमी थी।
ऐसे में पी निरंजन कुमार ये फैसला लेते हैं कि मुझे अब इस केस में पुलिस की मदद लेनी चाहिए। लेकिन ऐसे में वो ये कह रहा, फिर थोड़ी देर बाद लगभग 15 मिनट बाद फिर एक वीडियो आता है कि ये लोग आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, आप पुलिस के पास मत जाइएगा, अन्यथा ये लोग बिल्कुल मुझे मार ही डालेंगे, मैं किसी भी स्थिति में बचूंगा नहीं। जब तीसरा वीडियो फिर आता है तो लगातार जो ये 3 वीडियो आए थे उन्होंने पी निरंजन कुमार, उनकी पत्नी को बिल्कुल हलचल सी डाल दी थी। सभी लोग बहुत ही डरे सहमे थे। ऐसे में पी निरंजन कुमार, जो कि इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी थे, वो पुलिस के पास जाते हैं और सारी घटनाक्रम को बताते हैं। जैसा कि ये हाई प्रोफाइल मैटर था, हाई प्रोफाइल केस था, इनकम टैक्स अधिकारी का इकलौता बेटा किडनैप हुआ था, यह केस पूरे बेंगलोर में सनसनी बन जाता है। ऐसी स्थिति में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो एक लिस्ट बनाती है, शरद के सारे दोस्तों से एक एक करके 2-2, 3-3 बार पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ भी नहीं लगता। ऐसे में पुलिस अपना थोड़ा सा जांच का दायरा चेंज करती है और जांच के दायरे को चेंज करने के बाद वो उनके पिताजी के कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है जिसका बदला लेने के लिए किसी ने इनके बेटे को किडनैप किया है, उसको उस दायरे से देखती है। लेकिन पुलिस का हाथ उसमें भी खाली रहते हैं। ऐसे में क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, बड़े घराने से जुड़ा हुआ था, इनकम टैक्स अधिकारी का बेटा था, ऐसे में सीबीआई को भी इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है। सीबीआई के जब उच्च अधिकारी और बड़े सीनियर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको जब इस केस में शामिल होते हैं तो वो एक बार पुनः उस वीडियो को देखने के लिए कहते हैं। जब वीडियो को वो लोग पुनः देखते हैं तो पाते हैं कि शरद जब ये अपनी माँ को वीडियो भेजा था तो वो कह रहा था आप इनको 50 लाख रुपए दे दीजिए क्योंकि ये आप मेरी बहन को भी फॉलो कर रहे हैं और मार देंगे। उसके लास्ट में वो ये भी बोला था अब ठीक है। तो अब ठीक है से जो अधिकारी थे, जो एक्सपर्ट थे, जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग थे, वो लोग देखते हैं कहीं ना कहीं ये वीडियो जहां पर बनाया गया है वहां पर कोई ना कोई जानने वाला व्यक्ति इसके साथ में है जिसको शरद व्यक्तिगत तौर पर जानता है। पुलिस ऐसे में शरद के पिता से पूछताछ करती है, जब से ये केस हुआ है क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आपके घर से उसकी ज़्यादा नज़दीकियाँ बनी हुई हैं तो या ज़्यादा आपसे हमदर्दी दिखा रहा है, अपनापन दिखा रहा है या दिखावे टाइप का कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा संपर्क में हो तो आप मुझे बताइए। ऐसे में शरद के पिता बताते हैं जिस दिन से केस हुआ है उस दिन से शरद का ही एक जिगरी दोस्त है विशाल, वो प्रतिदिन मेरे घर आता है, प्रतिदिन वो हमारे वहाँ शामिल होता है और उसने मुझे ये भी कहा था कि अंकल जी आप उनको पैसा दे दीजिए नहीं तो वो लोग शरद को मार डालेंगे। जब ये बताता है तो पुलिस विशाल को उठाकर नज़दीक के थाने लाती है। थाने पर उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन उस पूछताछ में वो कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगता है। लेकिन वो पुलिस को बहुत से दोस्तों के 2-3-4 दोस्तों के नाम देता है जिससे पूर्व में शरद की लड़ाई हुई थी। वो शरद के एक ड्राइवर के बारे में बताता है जिससे शरद की लड़ाई हुई थी। ऐसी स्थिति में पुलिस विशाल को छोड़ देती है। फिर जो ना और अन्य लोगों के बारे में वो बता कर गया था
पुलिस उनको पकड़ पकड़ कर पूछताछ के लिए थाने लाती है, लेकिन उनसे भी कोई साक्ष्य व सबूत पता नहीं चलता है। ऐसे में वहाँ के अधिकारी भी ट्रांसफ़र हो गए थे। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि थाने में नए अधिकारी नहीं आए थे। फिर जांच जब आगे आगे बढ़ रही थी तो पुलिस इसमें टेक्निकल टीम को भी शामिल करती है। जब टेक्निकल टीम इस केस में शामिल होती है तो ऐसे में जो विशाल था उसका लोकेशन, मोबाइल लोकेशन निकाला जाता है। तो जहाँ से ये वीडियो बनाया गया था वहीं से विशाल की लोकेशन भी दिखाई पड़ती है। जब विशाल की लोकेशन के आधार पर विशाल को पुनः थाने लाया जाता है तो शरद के पिता भी विरोध करते हैं कि ये ऐसा लड़का नहीं है, आप इसको बार बार ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के पास इस बार साक्ष्य सबूत थे। उन साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर पुलिस विशाल को थाने लाती है। इस बार जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो जो तथ्य सामने आते हैं वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। जो शरद था और जो विशाल, वो दोनों जिगरी दोस्त थे, एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। जो विशाल था वो शरद की बहन का क्लासमेट था और कहीं वो शरद की बहन से प्यार भी करता था। परिवार में आना जाना बहुत ज़्यादा था। जैसे लगता था विशाल एक परिवार के सदस्य की भांति ही आता जाता है और बहन का क्लासमेट होने के नाते कापी किताबें या जो भी वर्क विद्यालय में दिया जाता था उसके बहाने भी आना जाना लगा रहता था। और शरद की माँ भी विशाल को अपने बेटे की तरह ही मानती थी। उसे शरद के घर का पूरा अनुमान था, क्योंकि उसके पिता एक इनकम टैक्स अधिकारी थे, उनके पास बहुत पैसा था। वो ये भी जानता था कि शरद के माता पिता उसको बेइंतहा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अगर इसको हम किडनैप करेंगे तो ये आसानी से पैसा दे देंगे, कहीं से ये पुलिस को सूचना नहीं देंगे, क्योंकि इनको डर रहेगा कि इनके बेटे को मार दिया जाएगा। ऐसे में शरद जो था वो परिवहन विभाग के ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसकी इनकम ज़्यादा न थी, लेकिन उसके शौक बहुत ही लग्जरी थे, जिससे उसके ऊपर बहुत सा कर्जा बन गया था। और इसके एक जीजा थे शांता कुमार, उन्होंने भी बैंक से 4 लाख रुपए लोन लिया था, जिसका ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये अपने दोस्तों को भी लालच देकर इसमें मिला लेता है और जीजा को भी जब ये घटना पता चलती है तो जीजा भी लालच की वश कि मेरा सबका कर्जा अदा हो जाएगा, हम लोग कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे में ये सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, लेकिन पहले इस प्लान का जो आइडिया था वो विशाल के मन में आया था। विशाल अपने जीजा को बताता है और जीजा और उसके दोस्त मिलकर ये प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक जो है 17 अगस्त 12 सितंबर 2017 को वो बताता है कि हम लोग एक पार्टी रखते हैं, जैसा कि शरद को पार्टी के बताता है और शरद को ये भी बताता है कि तुम अपने घर में बताना नहीं, तुम किससे मिलने जा रहे हो, और क्योंकि अगर तुम बताओगे तो तुम्हारे घर वाले तुमको आने नहीं देंगे। ऐसे में तुम सिर्फ ये बताना कि मैं अपनी नई बुलेट अपने कुछ दोस्तों को नहीं दिखाया था, इसलिए मैं घर अभी दिखा के माँ वापस आ जाऊंगा। विशाल के बताए अनुसार शरद जैसा भी विशाल बताया था वैसे ही शरद 12 सितंबर 2017 को घर से निकला और उसने माँ को बताया कि मैं बुलेट अपने दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ। तो माँ भी 18 साल से ऊपर का लड़का हो चुका था, उसको जाने दिया। लेकिन विशाल 7:10 पे जैसे ही विशाल के पास शरद पहुंचता है तो उसके जो दोस्त थे
वो तुरंत उसको गाड़ी से उठाकर, मोटरसाइकिल से उतार कर पीछे से मुंह बंद करके स्विफ्ट डिजायर में डाल लेते हैं और वहाँ से उल्लाल नगर से कम 20-25 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर ले जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विशाल जो था वो शरद की बहन का क्लासमेट था, उससे प्यार भी करता था। और जब पहला मैसेज वो अपनी माँ को करता है कि मैं 10:30 बजे आ जाऊँगा, तो माँ उसकी जब डांटने लगती है, तो दूसरा मैसेज वो फिरौती मांगने के लिए करता है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो पता लगाता है, उसकी बहन को फ़ोन करता है, तो उसकी बहन विशाल को ये बताती है कि भैया का किसी ने किडनैप कर लिया है और किडनैप कर लेने के बाद वो लोग फिरौती मांग रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। तो वो पूछता है कि आपके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, तो वो सोचता है पापा पुलिस में जाने का विचार बना रहे हैं। जब उसकी बहन विशाल को ये बता देती है, तो ऐसी स्थिति में वो तीसरा भी वीडियो डालता है जिसमें वो आतंकवादी एंगल को उसमें शामिल करता है और डराने की धमकी करता है, अगर पुलिस के पास गए तो इसको बिल्कुल मार दिया जाएगा। लेकिन पी निरंजन कुमार जब पुलिस के पास चले जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा राज खुल जाएगा। अगर मैंने शरद को छोड़ दिया तो ये सभी लोगों का नाम बता देगा, इसीलिए मैंने उसकी तुरंत गला दबाकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद रामा मोहल्ली के नरसिम्हा जो डैम है वहाँ पर उस लाश को फेंक दिया था। लेकिन मुझे पत्थर बांध के फेंका था कि लाश ऊपर ना आए, लेकिन हम लोग रोज़ ये देखने जाते थे कि लाश ऊपर तो नहीं आई है। लेकिन जब 12 तारीख को फेंकी गई थी और वो लोग उसी दिन उसकी हत्या भी कर दिए थे, उसके बाद 17 तारीख को लाश जब ऊपर आ जाती है तो ये लोग एक नमक की बोरी लगाकर लाश को फिर भारी पत्थर से उसमें दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लाश फिर ऊपर आ जाती है। ऐसे में सभी लोग बहुत डर जाते हैं। फिर लाश को निकालकर अजैनहल्ली के कुमार पाल्या के पास दफनाया जाता है। अब जब विशाल ने बताया कि मैंने उसकी हत्या 12 तारीख को ही कर दी थी, जब मुझे पता चला कि उसके पापा पुलिस के पास जा रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लग गया था कि मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा अपने बचाव के लिए, कि मेरा नाम कहीं से ना आए। इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। और हत्या के बाद जैसा उसने बताया, उसके बताए अनुसार वहाँ पर जाकर जब लाश को खोदा गया तो लाश बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी, लेकिन उसको निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम करने के पश्चात उसको जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करवा दिया गया। और उसके बताए अनुसार जो उसके दोस्त थे विनय कुमार कर्ण, जिनकी उम्र 24 साल थी, और विनोद कुमार भी, उनको भी उनकी निशानदेही पर, विशाल की निशानदेही पर गिरफ्तार किया जाता है। जब यह केस खुला था उस समय उसके जीजा शांता कुमार छोड़कर कहीं भाग गए थे, लेकिन पुलिस उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करके आगे उस केस को पकड़ा होगा। लेकिन ये जो केस था ये बेंगलोर में पूरे बेंगलोर को हिला कर रख दिया था कि एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी का इकलौता बेटा किडनैप, और किडनैपिंग के बाद ये केस हत्या में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये इससे सबसे बड़ी बात इस केस में ये रही कि एक दोस्त जिसको लोग ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, ऐसा दोस्त, उसने उसको मौत की नींद सुला दिया। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने कर्जे के निपटारे के लिए उसने दोस्त की मोहब्बत को भी नहीं समझा, दोस्त के प्यार को भी नहीं समझा, और एक माँ, एक बाप के इकलौते बेटे को उसके दूर कर दिया। ऐसी कहानी, ऐसी दर्दनाक घटनाएं, ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे कुकर्म व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, हमारे समाज को नीचे गिरा देते हैं। ऐसे दोस्तों से ईश्वर ही बचाए, क्योंकि ऐसी दोस्ती के बारे में
आप भी क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि ऐसे दोस्त तो नहीं होते हैं, ये दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये बेंगलोर की कहानी उस समय की बहुत बड़ी सनसनीखेज घटना थी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।